हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अभ्यासकार को करना। प्रश्न पहला, धूपगढ़ कहाँ स्थित है। उत्तर है धूपगढ़ प्रसिद्ध पचमढ़ी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रकृति की दो सहज स्थितियाँ कौन सी हैं। उत्तर है, लेखक ने प्रकृति की दो सहज स्थितियाँ मानी है, सुबह और सांझ, जिसका वर्णन लेखक ने इस निबंध में किया है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है। उत्तर है, सतपुड़ा का गौरव धूपगढ़ को सतपुड़ा का गौरव कहा गया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने सुबह और सांझ की तुलना माता और पिता के किन गुणों से की है। उत्तर है, लेखक ने सुबह की तुलना पिता की प्रेरणा और शक्ति संपन्नता से की है, माता की तुलना माता की ममता की तुलना सांझ की सहृदयता से की है। अगला प्रश्न है, सांझ की आंखों में करना क्यों भरी आती है। उत्तर है, वनवासी की पगड़ी पर और वनस्पति स्त्री की चूनर पर फूल संध्या के समय गिर जाते हैं, इससे सांझ की आंखें करुण से द्रवित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सुबह और सांझ की परस्पर तुलना क्यों अनुचित है। उत्तर है, सुबह और सांझ की परस्पर तुलना अनुचित इसलिए है क्योंकि सुबह और सांझ दोनों की दुनिया अलग अलग है, दोनों का अपना अपना महत्व और सम्मोहन है। अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रातःकालीन पूर्ण सूर्य बिंब की तुलना किन किन बातों से की है। उत्तर है, लेखक ने प्रातःकालीन पूर्ण सूर्य बिंब की तुलना विभिन्न प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से की है। जिस प्रकार रोरी से स्नात कलश को किरण से युक्त अल्पना पर रख दिया हो, या किसी बड़े कुम्हार ने लाल मिट्टी का घड़ा अंधेरी सड़क पर प्यास से व्याकुल मानव की प्यास बुझाने के लिए भर दिया हो। इसके अतिरिक्त जितने भी सेवा में व्यस्त मनुष्य हैं, उनकी निस्वार्थ भावना युक्त सोने की कलश की चमक से तुलना की है। अगला प्रश्न है, तमतमाते दिवस की अवसान बेला कैसी है। उत्तर है, तमतमाते दिवस की अवसान की बेला में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। उसका प्रमुख कारण है कि इस बेला में सब कुछ शांत हो जाता है। वनस्पति शांत है, पक्षी भी शांत है, सांसारिक झमेले भी शांत है, आसमान की नीलिमा भी शांत है, कभी न थकने वाले पक्षियों की उड़ान भी शांत है, क्योंकि वे संध्या काल में अपने नीड़ में विश्राम करते हैं। इसी कारण उनकी तीव्रगामी गति शांत है, प्रकंपित ध्वनियाँ शांत हैं। उसका कारण है कि इस बेला में चारों ओर का कोलाहल शांत हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक सुबह और सांझ के माध्यम से क्या कहना चाहता है। उत्तर है, लेखक ने सुबह और सांझ के माध्यम से जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया है। इसमें जीवन, दुख, सुख, मृत्यु आदि अंत, विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के द्वारा जीवन के काल चक्र को दर्शाया है। सुबह और सांझ एक दूसरे के विपरीत नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। पिता की तुलना एवं माता की तुलना में लेखक ने सुबह और सांझ से की है। यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार माता और पिता अपने बच्चों को सहृदय व स्नेह पर के द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तदनुकूल सुबह एवं सांझ मानव के जीवन पथ पर अग्रसर होने का पाठ पढ़ाते हैं। साथ ही संदेश देते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को धैर्य से बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक की भाषा अलंकारिक तथा शैली ललित है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक की अलंकारिक भाषा का उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे वैसे तो कोई सुबह और सांझों का प्रकाश भीगी पलकों में उठते गिरते देखा है, परंतु सांझों में एक सांझ यादों के वृक्ष पर फल की तरह लगी हुई है। धूपगढ़ की सांझ का रूप, रंग, आकार, रस सब कुछ निराकार बनकर अंतरिक्ष में फैला हुआ है। पचमढ़ी पर्वतों की रानी कही जाती है। सतपुड़ा का सारा निसर्गत सौंदर्य पचमढ़ी की गोदी में झूल रहा है। दूसरा है, लेखक की भाषा शैली अनुपम उदाहरण
द्रष्टव्य है। प्राची के हृदय गर्भ में बालारूढ़ की जन्म की बेला की प्रतीक्षा में विश्व मोहिनी शक्ति जैसे जाग गई हो। क्षितिज पर पतली सी रेखा उभरती है और बालक की किलकारी दिशाओं तक फैल जाती है। पक्षी उसी किलक को अपने स्वर में भरकर आकाश में उड़ जाते हैं। क्षितिज पर भुवन भास्कर की पहली रेख जैसे किसी बालक ने पूरब की स्लेट पर स्वर्णिम पेन की लकीर खींची हो, जिसका बीच का भाग ऊपर की ओर हल्का सा उठा हुआ है, जैसे अंधेरे में के महासमुद्र में आती हुई उषा की का जल सतह पर सुनहरे रंग का केशबंद हेयर बैंड दिखाई दे रहा हो। ऐसे ही अगला है। अन्य उदाहरण देखिए। यह सांझ पृथ्वी को अमृत, सोम, शीतलता और दुग्ध धार देने वाली है। यह बनेली पशुओं के जागरण की बेला है। इसमें मनुष्य जीवन की आलस भरी तो हिंसक पशुओं की अंगड़ाई भी है। मनुष्य और मनुष्योत्तर जीव इसकी अतिथिशाला में विश्राम कर सूर्य की पहली किरण के साथ पुनः धरती को नापने हेतु उत्फुल्ल होते हैं। तो जंगल राज का राजा अपने कर्णभेदी दहाड़ से सारस वर्णी जीवों की सांसोच्छेदन में तत्पर भी होता है। उपरोक्त उदाहरणों द्वारा भाषा की अलंकारिकता और शैली की विशेष अवलोकनीय है। ऐसे ही गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। गगन से सूर्योदय बिरला ही पहुँचता है। पहले का संदर्भ प्रसंग है। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के में निबंध धूपगढ़ की सुबह सांझ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक श्री राम परिहार जी हैं। प्रसंग है। प्रस्तुत अवतरण में परिहार जी ने धूपगढ़ की सुबह को देखने का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है। धूपगढ़ में प्रातःकाल आकाश से सूर्य की प्रकाश का अमृत झरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रकाश मन एवं मस्तिष्क पर अमृत की शीतलप्रद बिंदुओं के समान सुखदायी आनंदप्रद है। किरणों की अमृत का स्रोत है। यही सूर्य से लेकर धूपगढ़ की चोटी तक किरणों का बांध बनाती है। यद्यपि किरणें का बांध देखने में तो मनोरम है, लेकिन इस तक पहुंचने में कोई बिरला ही सक्षम हो सकता है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य का पान हर एक के बस की बात नहीं है। अगला प्रसंग है। अगली पंक्ति का गद्य का अगले गद्यांश की पंक्तियों का प्रसंग है। इस गद्यांश में धूपगढ़ की सांझ के रचनात्मक पक्ष का सटीक अंकन किया हुआ है। व्याख्या है। धूपगढ़ की सांझ धरती की आनंदमय अमृत चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। इससे दूध की धारा प्रवाहित होती है। वन में रहने वाले पशुओं के लिए यह जागे रहकर सक्रिय रहने का समय है। सांझ होते ही दिन भर काम में लगे रहने वाले आदमी सोने के लिए तत्पर होता है, तो शिकारी पक्षी अंगड़ाई लेकर शिकार की खोज में निकलता पड़ता है। आराम देने वाले संध्या के आवास में मानव चैन की नींद लेकर सूर्योदय के साथ पुनः संसार के कार्यों में सक्रिय हो जाता है। इसी समय वनराज सिंह अपने तेज गर्जन से सारस आदि निरीह प्राणियों की श्वासों के उच्छेदन के लिए तैयार होता है। अगला प्रश्न है। प्रकृति सुख दुख से परे है, वह नियमता है। उत्तर है। लेखक ने इस पंक्ति द्वारा यह स्पष्ट किया है कि प्रकृति पर दुख हो अथवा सुख हो, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति नियंता और वीतराग है। वह भौतिक सुख दुख से परे है, परे रहकर विश्व का नियंत्रण करती है। उसी के निर्देशन में परिवर्तन के दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। प्रकृति पर विषम से विषम परिस्थितियां तनिक भी अपना प्रभाव नहीं डालती। ऐसे ही अगली पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। जैसे जन्म और मृत्यु प्रकृति के लिए दो सहज स्थितियां हैं,
उत्तर है, लेखक का कथन है कि इस धरती पर प्रकृति के माध्यम से निरंतर जन्म और मृत्यु चक्र चलता ही रहता है। इनसे किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है। लेखक ने यहाँ गीता के तथ्य को उजागर किया है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है तथा मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, तदनुरूप आत्मा पुरानी काया रूपी वस्त्र को उतार कर नई काया को धारण करती है। अगली पंक्ति है, सुख के केंद्र में स्वतंत्रता और उन्मुक्तता होती है। इसका भाव है, उत्तर है, लेखक का कथन है कि धूपगढ़ वन क्षेत्र में रहने वाले मानव अभावों एवं गरीबी से त्रस्त हैं। वे इन अभावों के अंतर्गत एक असीम सुख का अनुभव करते हैं। यद्यपि वे सांसारिक दृष्टि से कंगाल हैं, लेकिन प्रकृति की गोद में पलकर वे अनिवर्चनीय सुख का अनुभव करते हैं। उनका सुख भी किसी माध्यम से प्राप्त न होकर प्रकृति की निकटता का परिणाम है। वे स्वयं को पराधीन न मानकर स्वतंत्र भाव से ही वन की धरती पर विचरण करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग छांट कर लिखिए। जैसे मनुष्यता में क्या प्रत्यय है? मनुष्यता में ता प्रत्यय है। उन्मुक्तता में भी क्या प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। तन्यता में ता प्रत्यय है। नैसर्गिक में एक प्रत्यय है। प्राकृतिक में एक प्रत्यय है। ऐसे ही प्रस्थान में प्रा उपसर्ग है। उज्ज्वल में उपसर्ग है। अजीवित में आ उपसर्ग है। अविजित में आ उपसर्ग है। ऐसे तत्सम शब्दों को लिखिए। जैसे सुबह का प्रातः, सांझ का संध्या, गांव का ग्राम, पाँव का पाद, आँच का आग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए वाक्यांश लिखिए। जैसे जहाँ जाया न जा सके, अगम्य। जिसकी उपमा न हो, अनुपमेय। जिसे पढ़ा न जा सके, अपठित। कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। कांटों से भरा हुआ, कंटकाकीर्ण। आकाश को छूने वाला, गगनचुंबी। सदा रहने वाला, अमर। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आप इस पंक्ति में विराम चिन्हों का प्रयोग करके देखिए। जैसे किया हुआ है, यह सांझ पृथ्वी को अमृत सोम शीतल। तो अमृत सोम जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। दुग्ध धार देने वाली है। पाठ का सारांश है। पाठ को पढ़ चुके हैं तो सारांश आप देख लीजिए। यहाँ शब्दार्थों को देख लीजिए। शब्दार्थों के बाद हम करते हैं इसके संदर्भ प्रसंग सहित गद्यांशों की व्याख्या। गद्यांश को पढ़ लीजिए। संदर्भ है इसका। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध धूपगढ़ की सुबह सांझ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री राम परिहार जी हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण में परिहार जी ने धूपगढ़ की सुबह को देखने का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। उत्तर है, धूपगढ़ में प्रातःकाल आकाश में सूरज के प्रकाश का अमृत झरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रकाश मन एवं मस्तिष्क पर अमृत की शीतलप्रद बिंदुओं के समान सुखदायी और आनंदप्रद है। किरणें ही अमृत का स्रोत हैं। ये ही सूर्य से लेकर धूपगढ़ की चोटी तक किरणों का बांध बनाती हैं। यद्यपि किरणों का बांध देखने में तो मनोरम है, लेकिन इस तक पहुंचने में कोई बिल्ला ही सक्षम हो सकता है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य पान का हर एक के बस की बात नहीं है। विशेष है प्रकृति का मानवीकरण। प्रातः वेला की मनोरम झांकी शैली अलंकारिक परिमार्जित है। अगली पंक्तियां हैं गद्यांश की, इसको आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में सुबह और सांझ की दोनों के स्वाभाविक महत्व को समझाया गया है। व्याख्या है, धूपगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार है।
यहाँ की सुबह और सांझ बहुत ही रोमांचकारी होती है। यहाँ की सुबह और सांझ दोनों की सुंदरता को देखा है। दोनों का सौंदर्य अद्भुत है। यह कहना संभव नहीं कि इनमें किसकी सुंदरता अधिक है, किसका रंग घना प्रभावी है, अथवा किसकी प्रभावशीलता गहन है। इन दोनों की सुंदरता की तुलना करना भी उचित नहीं है। सुबह का सौंदर्य सुबह का है और सांझ की सुंदरता सांझ की है। इन दोनों का संसार अपना अपना है। इनका अपना अपना महत्व एवं मोहकता भी अपनी अपनी है। वास्तविकता यह है कि सुबह और सांझ प्रकृति के चक्र के कारण स्वाभाविक रूप से आती हैं और चली जाती हैं। ध्यान से देखें तो इन दोनों के संपादन में प्रकृति की मनोरम मनोकामना ही व्यक्त होती प्रतीत है। विशेष है, सुबह और सांझ के आवागमन की स्वाभाविकता का सटीक अंकन हुआ है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। काव्यमय अलंकारिक शैली में विशेष विषय का प्रतिपादन किया हुआ है। गद्यांश की अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, इस गद्यांश में धूपगढ़ की सांझ के रचनात्मक पक्ष का सटीक अंकन किया है। व्याख्या है, धूपगढ़ की सांझ धरती को आनंदमयी अमृत चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है। इससे दूध की धारा प्रवाहित होती है। वन में रहने वाले पशुओं के लिए यह जागे रहकर सक्रिय रहने का समय है। सांझ होती ही दिन भर काम में लगे रहने वाले आदमी सोने के लिए तत्पर होता है, तो शिकारी पशु अंगड़ाई लेकर शिकार की खोज में निकल पड़ता है। आराम देने वाले संध्या के आवास में मानव चैन की नींद लेकर सूर्योदय के साथ पुनः संसार के कार्यों में सक्रिय हो जाता है। इसी समय बनराज सिंह अपनी तेज गर्जना से सारस आदि निरीह प्राणियों की श्वासों को उच्छेदन के लिए तैयार होता है। विशेष है, संध्या के समय होने वाली गतिविधियों का रोचक वर्णन है। लाक्षणिक भाषा तथा रोचक शैली में विषय का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।